रानी त्यागी। आज की बहस इस सवाल से शुरू करेंगे कि दंगाई और उपद्रवी में क्या अंतर होता है। हिंसा को तो किसी भी सूरत में जायज नहीं ठहराया जा सकता, तो फिर दंगाई और उपद्रवी में कोई फर्क या अंतर होना चाहिए क्या? अग्निपथ को लेकर 3 दिन के अग्नि तांडव के बीच एक सवाल लगातार उठ रहा है कि ये उत्पात मचाने वालों पर बुलडोजर कब चलेगा। सवाल उठाने वालों की भी अपनी राजनीति है। सियासत की नियत को थोड़ी देर के लिए अगर अलग रख दें तो क्या जो ट्रेनें जलाई गई, जो गाड़ियां तोड़ी गई, जो दफ्तर जलाए गए, वो थी तो पब्लिक प्रॉपर्टी ही ना। देश के हर नागरिक का टैक्स का पैसा उसमें लगा था। ट्रेन का भला कौन सा मजहब था? तो फिर इसकी वसूली कैसे होगी? आज की बहस इन्हीं सवालों के साथ होगी। आज का जो हमारा पोल क्वेश्चन है, जिस पर आपकी राय और कमेंट्स का हमें इंतजार है, वो सवाल यही है कि ट्रेन जलाने वालों से नुकसान की वसूली होनी चाहिए क्या? आपको क्या लगता है, क्या ट्रेन जलाने वालों से नुकसान की वसूली होनी चाहिए, हाँ या ना? जो भी हो आपका जवाब znews.com/vote के माध्यम से हम तक पहुंचाइए। अपने इस ब्रॉडकास्ट के दौरान आपका रिस्पॉन्स हम शेयर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ है, लेकिन जल्दी से आप ये रिपोर्ट देखिए। हमारे ही ये बच्चे हैं, ये किसी बाहर के बच्चे नहीं हैं। इनको समझाने की जरूरत थी, इनको समझाया जा रहा है। हम अमन पसंद है, शांति प्रिय लोग हैं, हम ट्रेनें नहीं जला रहे, इसलिए हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। उन्होंने ट्रेनें जलाई, कोई बुलडोजर चला, कोई लाठी चली। देश की तरक्की के रास्ते में, नौजवानों की तरक्की के रास्ते में हमेशा कॉन्स्पिरेसी का, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कुआं खोदने की कुछ निस्वार्थी तत्वों द्वारा कोशिश की जाती रही है, लेकिन देश आगे बढ़ता रहा। ये तो 46,000 युवकों को वो क्या तैयार करके आरएसएस में लाना चाहते हैं। जिस समुदाय के लिए निर्णय लिया जा रहा है, उस समुदाय का भी एक सम्मेलन बुला लें और उसमें राय ले लें। फिर कोई गिला शिकवा नहीं रहेगा। फिर लोग ये अग्निपथ के नाम पर जो है अग्नि नहीं जलाएंगे। जो हमारे देश के नौजवान हैं, वह यह समझ गए हैं कि यह शुद्ध रूप से राजनीतिक दल उनको सेना में भर्ती होने के मार्ग में बाधा डालने के लिए साजिशें कर रहे हैं। तो दंगों पर एक्शन में बुलडोजर, तो उपद्रव पर रिएक्शन में बुलडोजर क्यों नहीं? अग्निपथ स्कीम को लेकर देश भर में जो हिंसा हुई, उसका ये भी एक रिएक्शन है, जो भी आपने सुना। सेना पहले ही ऐलान कर चुकी है कि जो लोग इस उपद्रव में दोषी पाए गए, वो तो अग्निवीर बनने का ख्याल ही दिमाग से निकाल दें। लेकिन अब सवाल सरकारों के एक्शन का है। आज देश भर में कहीं से कोई ट्रेन जलाए जाने की खबर नहीं आई, जो कि राहत की बात है। हालात कंट्रोल में, लेकिन डर अब भी है। 500 से ज्यादा ट्रेनें रद्द हैं। लोग डरे हुए हैं कि कहीं ट्रेन से सफर करें तो ऐसा ना हो कि रास्ते में ही ट्रेन को रोक लिया जाए। अग्निपथ स्कीम की वापसी की मांग को लेकर कांग्रेस के डेलीगेशन ने राष्ट्रपति से मिलने की तैयारी की है। लेकिन यहाँ बात इस नुकसान की वसूली की भी है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है, क्या इन उपद्रवियों पर भी बुलडोजर एक्शन होगा? और होगा तो कब होगा? या ये लोग हमारे अपने बच्चे कहकर बख्श दिए जाएंगे? तकरीबन 1000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है, जो कि सिर्फ रेलवेज को हुआ है। बाकी कितने दफ्तर जले, कितनी प्राइवेट प्रॉपर्टी का नुकसान इन उपद्रवियों ने किया, इसका हिसाब लगाने में अभी थोड़ा और वक्त लगेगा। आज ताल ठोकेंगे इन्हीं सवालों के साथ। ट्रेन जलाई, कौन करेगा भरपाई? दंगे पर एक्शन, आग पर क्या नो टेंशन? दंगे और आगजनी में राजधर्म अलग कैसे है, या है भी? अग्निपथ में भी हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? और अग्नि तांडव पर बुलडोजर कब चलेगा? कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर अजीज खान हमारे साथ हैं, आरएसएस विचारक डॉक्टर अवनीजेश अवस्थी हमारे साथ हैं, और हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल अवनीजेश अवस्थी जी आप ही से है, जो सवाल सिंपल,
उपद्रवियों पर बुलडोजर कब चलेगा? देश के संदर्भ में पूछ रही है झारखंड? मैं दोनों के संदर्भ में पूछ नहीं, झारखंड में तो आपने देख लिया, पोस्टर भी हट गए, उपद्रवियों के पोस्टर लगाए पुलिस ने, और वहां की सरकार ने वो पोस्टर भी हटा दिए। वहां तो कोई उपद्रवी है ही नहीं, वहां पर तो कोई, वहां तो जनता के सामने ये भी नहीं कहा गया कि ये उपद्रवी है। वो तो कह रहे हैं कि उपद्रव कहां हुआ, कुछ नहीं हुआ। वहां के आप अगर एमएलएस की बात देखोगे, मंत्रियों के वक्तव्य देखोगे, तो वहां इतना सब कुछ होने के बावजूद, पुलिस वालों के घायल होने के बावजूद, वहां पर दो उन लोगों को जो उपद्रव कर रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे, उनको शहीद का दर्जा देने की मांग की गई, मुआवजा देने की मांग की गई कश्मीर की तर्ज पर। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर वो तो जरूर नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप उत्तर प्रदेश की बात, अगर आप उत्तर प्रदेश की बात कर रही हैं, तो उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से जिसने भी उपद्रव किया उसके साथ वही सलूक होगा जो बाकी किसी भी समय होता है। ये एक बड़ा अजीब सा है। मैं कहता हूं कि तमाम मीडिया को यह सामने रखना चाहिए कि कितने लोगों पर बुलडोजर चला, उसमें कितने हिंदू थे, कितने मुसलमान थे। नंदगोपाल नंदी पर चलता है, जो मंत्री हैं वहां के, तो कहीं कोई खबर नहीं बनती, कोई तौकीर रजा नहीं, कोई कुछ नहीं पूछता। नोएडा में तमाम उस पे फार्म हाउसेस पे चलता है बुलडोजर, तो कोई कुछ नहीं पूछता, कोई नहीं कहता कुछ। ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे प्रदेश में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, किसी एक वर्ग को टारगेट किया जा रहा है और जिसका इंटरनेशनल लेवल पर कुछ मिल जाएगा, उनको कुछ पैसे मिल जाएंगे, कुछ और मिल जाएगा। वास्तविकता तो यह है नहीं, तथ्य तो है नहीं, और तथ्य नहीं है इसीलिए चुनाव में इनकी हार होती है, क्योंकि लोगों को, लोकल स्थानीय लोगों को तो मालूम होता है ना कि जो ये सब बोल रहे हैं वो सच नहीं है। टेलीविजन चैनल पर बैठ करके बाहर के लोगों को, जो वहां से परिचित नहीं है, उन तक तो ये बात पहुंचाना बड़ी आसान है कि भाई ऐसा हो रहा है, लोग आ जाते हैं झूठ में। लेकिन जो स्थानीय लोग, उनको मालूम है कि वास्तव में कौन उपद्रवी है और कौन नहीं है, और किसके साथ क्या सलूक किया गया है और क्या सलूक किया जाना चाहिए, उससे खुश हैं कि नहीं है, ये वहां की स्थानीय जनता बड़ी आसानी से जानती है। और उसका सबसे, लेकिन एक्शन की बात हो रही है ना सर, होगा, बिल्कुल होगा, एक्शन की बात। मैं कह रहा हूं कि जिसने एक बार अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। मौलाना तौकीर रजा, जो कि अपने भड़काऊ बयानों के लिए जाने जाते हैं, बरेली में उन्होंने कल नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एक बड़ा मजमा लगाया था। इसी दौरान तौकीर रजा ने सवाल उठाया कि जिन्होंने पिछले दिनों पत्थर फेंके, पत्थरबाजी की, उन पर तो जवाब में बुलडोजर चलाया गया, लेकिन जो लोग ट्रेन जला रहे हैं उन पर बुलडोजर कब चलेगा? मौलाना ने अग्निपथ में भी मुस्लिम नैरेटिव को एक तरीके से कहिए जोड़ने की कोशिश की कि क्या मुसलमानों की इसलिए नहीं सुनी जाती क्योंकि उन्होंने ट्रेनें नहीं जलाई। सुनिए जरा। हम अमन पसंद है, शांति प्रिय लोग हैं, हम भाईचारे का पैगाम देने वाले लोग हैं, हम ट्रेनें नहीं जला रहे, इसलिए हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। हमारी बात इसलिए नहीं सुनी, उन्होंने ट्रेनें जलाई, कोई बुलडोजर चला, कोई लाठी चली। ऐसी बेईमानी देखने के बाद फिर उसी बेईमान के आगे हम अपनी मिन्नत लेकर जाए कि हमारी बात सुन लो, हम पर लानत है। हाजिर अंग्रेज जी, क्या करना चाह रहे मौलाना? डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही उन्होंने। जब जो उपद्रवी थे, जो देश की संपत्ति को जला रहे थे, ट्रेनों को जला रहे थे, घरों को जला रहे थे, बीजेपी के कार्यालय को जला रहे थे, तो उनके खिलाफ भी एनएसए की कार्रवाई कीजिए, उनके घर पे भी बुलडोजर चलाइए। क्या उन्होंने गलत कहा? सही कहा बिल्कुल। क्या एक तरफा जैसे कश्मीर में टारगेट करके हिंदू भाइयों को मारा जा रहा है, ऐसे ही यूपी में टारगेट करके मुसलमानों को एनएसए लगाई जा रही है, उनके मकान पे बुलडोजर चलाया जा रहा है अवैध निर्माण बताकर। तो ये तो दोहरी राजनीति चल रही है इस देश में। योगी जी जो है, उन्होंने संविधान की शपथ ली है कि हम जो है सबके साथ इंसाफ करेंगे, मगर वो इंसाफ नहीं करते। वो सिर्फ टारगेट कर मुसलमानों के घर तोड़ते हैं और उन पे एनएसए लगाकर फिर उन्हें थाने में लाकर पिटाई करते हैं, पिटाई की वीडियो बनवाते हैं। बुलडोजर वाला मामला तो गया देश की सर्वोच्च अदालत में कि नहीं गया? तो ये बताइए संविधान में कहां लिखा है? मैं क्या बताऊं, आप पहले सवाल तो सुन लें। बुलडोजर का मामला गया देश की सर्वोच्च अदालत में कि नहीं गया? बिल्कुल गया, मगर मैं तो यही बात कह रहा हूं। आपने तो जजमेंट दे दिया, अभी तो अदालत ने जजमेंट नहीं सुनाया, आपने तो जजमेंट सुना दिया। मैडम, अवैध निर्माण की बात करते हैं, अवैध निर्माण का दावा करते हैं, बुलडोजर चला देते हैं। बुलडोजर की कार्रवाई बिल्कुल ठीक हो रही है। सवाल सुनते नहीं पूरा, आप सब लोग ये कह रहे थे बुलडोजर की कार्रवाई ठीक हो रही है। फिर आप जवाब कैसे देंगे? अब ये बताइए, नहीं
अब ये बताइए, जिन्होंने देश की इतनी करोड़ों की संपत्ति जला दी, उनके खिलाफ एनएसए की कार्रवाई कब होगी? उनके घर पे बुलडोजर कब चलेगा? ये बताइए। अवनीश अवस्थी। अदिति जी, सरकार का प्रवक्ता मैं नहीं हूं, लेकिन जो सामान्यतः दिखाई दे रहा है वो मैं बिल्कुल साफ बता रहा हूं। जिसने भी सरकारी संपत्ति का किसी भी तरीके से नुकसान किया है वो बचेगा नहीं, ये मान लीजिए। रंगरेज साहब मान लीजिए, बाकी कोई और हो तो मान लीजिए, इसमें कहीं कोई किसी तरीके की कोताही नहीं होगी। और बहुत अच्छी बात है, मैं तो कह रहा हूं कि इस समय जितने लोगों ने बसें जलाई या गाड़ियां चलाई, उत्तर प्रदेश में गाड़ियां जलाने का मेरे पास कोई फिलहाल कोई वो नहीं है, और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि है नहीं, ऐसा हो सकता हो, मेरे पास कोई ऐसी आंकड़ा नहीं है। बिहार में ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में अगर जिसने भी किसी भी तरीके की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, उसके खिलाफ वही कार्रवाई होगी जो किसी भी दंगाई और उपद्रवी के खिलाफ होती है। कोई बचेगा नहीं। रंगरेज साहब कोई नहीं बचेगा, अभी भी नहीं बचा, अभी भी नहीं बचा। अगर आप चाहें रंगरेज साहब, तौकीर रजा साहब, आप सुन तो लीजिए, मैं पूरा वाक्य बोल, अरे मेरा पूरा वाक्य तो सुन लीजिए, बात मत घुमाइए गोल गोल। नहीं, मैं गोल गोल नहीं, मैं तो साफ बोल रहा हूँ, कार्रवाई होगी, मैं तो साफ बोल रहा हूँ। चलेगा या नहीं? अदिति जी, मैंने गोल गोल बोला है कुछ? क्या ज्यादा नहीं चाहिए आपसे? मैंने गोल गोल बोला है क्या? बता दीजिए। मैंने गोल गोल बोला ही नहीं। मैं एक बात बताइए, आप ये बताइए, मैंने कहा कि जिसके खिलाफ, जिसने भी कोई भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, उसके खिलाफ वही कार्रवाई होगी जो किसी भी दंगाई और उपद्रवी के खिलाफ होती है। एक बात। दूसरी तरफ ये आप इस देश के सामने ये मत फैलाइए। अगर आपके पास आंकड़े हो तो आप बता दीजिए कितने हिंदू कितने मुसलमानों के खिलाफ बुलडोजर चलाए, जरा आप बताइए। नंदगोपाल नंदी आपको किस धर्म के लगते हैं? नोएडा के तमाम फार्म हाउसों पर, बद्दी पर, विकास दुबे पर किस पर हुआ है? जो भी अपराधी है, जो भी अपराधी है और अवैध अतिक्रमण कर रखा है, अवैध निर्माण कर रखा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। निश्चिंत हो जाइए आप, निश्चित कार्रवाई होगी, निश्चिंत हो जाइए आप, निश्चिंत होकर सोइए आप। दंगे पूरे देश में होते, पूरे देश में होकर सो जाइए आप। मगर मैं आपको बता देता हूं कार्रवाई कहां कहां हो रही है। कार्रवाई बाबा के हो रही है और मामा के यहाँ हो रही है, मतलब मध्य प्रदेश और यूपी, और टारगेट करके मुसलमानों के घरों पे तो बुलडोजर भाई। नंदगोपाल नंदी कहां पर है? लगाया जा रहा। नंदगोपाल नंदी कहां पर है? उसमें भी तो बोलिए आप। नंदगोपाल नंदी कहां के हैं? उसके मंत्री हैं, उस पर भी तो उत्तर प्रदेश के हैं। क्या हुआ उस पर? आपके मुंह में दही जम जाती है? बताइए ना, बताइए ना, आपके मुंह में दही जम जाती है क्या? अरे भैया, ये ऐसा है ना कि तमाम लोगों को, वहां के उत्तर प्रदेश के लोगों ने अभी मार्च के महीने में अपना जनादेश दिया है, और इन्हीं आधारों पर दिया है। आपकी इन्हीं झूठी खबरों पर दिया है, आपकी इन्हीं झूठी खबरों पर ही दिया है, आपकी इन्हीं झूठी खबरों पर ही दिया है जनादेश, इन्हीं झूठी खबरों पर दिया है। आपने कहा ये हो रहा है, आपने ही कहा था ना बुलडोजर बाबा, आपने ही कहा था ना बुलडोजर बाबा, आपने कहा था ना। आप जनता की अदालत से लेकर सर्वोच्च अदालत तक जा चुके हैं। दोनों अदालतों का फैसला आपके सामने है, होगा ना, दोनों अदालतों का फैसला सामने है आपके। दिल्ली में भी गए थे आप, दोनों अदालतों का फैसला आपके सामने है। आपको मैं बता दूं, जनता की अदालत और सर्वोच्च अदालत, इन दोनों का फैसला आपके सामने है, जिसमें बिना किसी पक्षपात के हर उस उपद्रवी पर, हर उस दंगाई पर जो देश के खिलाफ करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ट्रेनें चलाई हैं, गाड़ियां चलाई हैं, वैसे भी पूछ रहे थे, लेकिन सेहत हसीन वकारी तौकीर रजा का स्टेटमेंट अभी हमने अपने दर्शकों को कार्रवाई होनी चाहिए। आज ही रंगरेज दूसरे गेस्ट भी हैं, उन्हें भी बोलने का मौका दीजिए सर, उन्हें भी बोलने का मौका दीजिए सर, वो भी अपनी बात रखने के लिए आए, वो भी अपनी बात रखने आए। सेहत हसीन वकार, ये मौलाना तौकीर रजा ये रास्ता दिखा रहे थे क्या? ये तो आपको उनका स्टेटमेंट विवादित लगता है, नहीं लगता है? मुझे तो ये फैसला विवादित लगता है, ये अग्निवीर व अग्निपथ वाला। आपको लगता है, नहीं लगता है? आप सर मॉडरेटर से जवाब लेने आए हैं, पार्टी का स्टैंड रखने आए? सर, जिस मॉडरेटर से आप सवाल कर रहे हैं वो सरकार चलाती है, वो डिफेंस फोर्सेस को लीड करती है, डिफेंस फोर्सेस में काम करती है। आप पहले ये इसको लेकर एक क्लैरिटी दे दें दर्शकों को। हाँ बताइए। नहीं, मॉडरेटर भगवान हो गई है, अल्लाह मियाँ है। आप, आपसे सवाल नहीं पूछ सकते सर। आप मॉडरेटर से लड़ने आए हैं, आप मॉडरेटर से ये जो फैसला है,
अल्लाह मियां बनने की ख्वाहिश नहीं, सुनिए ध्यान से, अल्लाह मियां बनने की कोई ख्वाहिश नहीं और ना ही कोई इस तरह की गलतफहमी पालती हूँ। अच्छी बातें क्या कीजिए, मेरा काम सवाल पूछना है और मुझे लगता है इस डिस्कशन में जो गेस्ट आते हैं वो सवाल का जवाब देने के लिए आते हैं। अगर आपको अपनी सियासत, आपकी सियासत, आपको कोई वोट दे देगा अदिति त्यागी को टारगेट करके, अभी तो खैर वोटिंग के लिए दिन दूर है, लेकिन ठीक है, कर लीजिए, चमका लीजिए आप अपनी सियासत। अपने सवाल मुझे पता है, चलिए पूछिए जो पूछना आपको। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लग रहे थे? मुझे बताया गया था आपकी सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लगे? अग्निवीर और अग्निपथ पर जवाब आज डिबेट है आपकी, तो मैं उसी पर बात करूंगा आपसे। तो तौकीर रज़ा का स्टेटमेंट भी तो उसी के इर्द गिर्द है। एक बार सुना दीजिए ना सर को, एक बार सर को स्टेटमेंट सुना दीजिए प्लीज। हम अमन पसंद है, शांति प्रिय लोग हैं, हम भाईचारे का पैगाम देने वाले लोग हैं, हम ट्रेनें नहीं जला रहे इसलिए हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। हम ट्रेनें नहीं जला रहे इसलिए हमारी बात सुनी नहीं जाती। सैयद असीम अकर, ये बात आप नहीं, तौकीर रज़ा से पूछिए, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से पूछिए, गृह मंत्री उत्तर प्रदेश से पूछिए, भारत सरकार के गृह मंत्री से पूछिए, भारत के प्रधानमंत्री से पूछिए कि कौन ट्रेनें जला रहा है और कौन ट्रेन जलाने का समर्थन कर रहा है और कौन ट्रेन जलाने के खिलाफ है। यहाँ पर मसला ये है कि गाली आप बकें, गलत फैसले आप लें और उसके बाद में जो आपके गलत फैसलों का विरोध करे वो जेल चला जाए। गाली आप बकें, अगर आपसे कोई ये कह दे कि साहब आप माफी मांग लीजिए, आपने गाली क्यों बकी, तो जिसको गाली बकी गई है वही जेल चला जाए। यहां पर सवाल यह है कि मैं कल एक सुन रहा था, एक काबिल आदमी थे, कहने लगे ये तो बाद में समझ में आएगा कि अग्निपथ वाला जो फैसला आया है, ये जो योजना है ये खराब है, सही है, अभी जो लोग विरोध कर रहे हैं वो बेवकूफ हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल वैसे ही जैसे किसान कानून वापस लिया गया था, तो उस वक्त भी बहुत से लोग कह रहे थे किसान कानून जो है वो समझ में नहीं आ रहा है, बहुत बढ़िया कानून है और बहुत बढ़िया फैसला है देश के लिए प्रधानमंत्री जी का, और बाद में जब कानून वापस हो गया और किसानों से माफी मांग ली गई तो वो जितने भी अक्लमंद थे वो सब गायब हो गए। जिनको बेवकूफ कहा जा रहा था वो रहे, और जिनको अक्लमंद, जो अपने को अक्लमंद कह रहे थे, जो किसान कानून के साथ खड़े थे, वो पता नहीं कहां गायब हो गए। अच्छा, जिनके लिए कानून लाया जा रहा है, जिनके फायदे की बात की जा रही है, वो कह रहे हैं हमें यह कानून नहीं चाहिए। आपने जॉइंट पीसी सुनी थी सर? और जिनको इस कानून से कोई फायदा नहीं है वो कह रहे हैं कानून अच्छा है। अच्छा, आपने जॉइंट पीसी सुनी थी सर? मतलब आप कानून हमारे लिए बनाए, हमारे बच्चों के लिए बनाए? नहीं सर, आप, मैं इसीलिए ना आपने कहा जिनका कोई लेना देना नहीं है, मैं कह रही हूँ कि आपने जॉइंट पीसी सुनी थी आर्म्ड फोर्सेस की, उनका तो जाहिर तौर पर उनका इंस्टीट्यूशन है तो उनका तो लेना देना होगा, उन्हें तो आप डिनाई नहीं करेंगे। नहीं, बात तो सुनिए मेरी सर, मैं तब से सुन रही हूं आपकी बात। अवस्थी जी बैठे हुए हैं, अभी उंडा गुंडा और आतंकी और सतंकी सब बना दिया नी ने। ये वही बच्चे हैं जो फौज में जा रहे हैं, वो आज नहीं तो कल फौज में जाएंगे। ये वही बच्चे हैं जो देश की सीमाओं की सुरक्षा करेंगे। ये वही बच्चे हैं जो सीने पर गोली खाने के बाद हमारे और आपके घरों की सुरक्षा करेंगे। आपको शर्म नहीं आती? आप इन्हें आतंकवादी कहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लगे थे? इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं तो ओवैसी की सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लगते हैं? उनको आतंकवादी कह दो। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाते हो वहां पर? बेशरम इंसान। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाते हो अपनी सभा में और यहां बैठ के कहते हो कि देश की सीमा के लिए, सीमा की सुरक्षा के लिए गोली खाते हैं ये बच्चे। तुम झूठे हो, तुम गोली चलाते हो उन पर। तुम झूठे हो, तुम मक्कार हो, तुम झूठे हो, तुम मक्कार हो, तुम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लगवाते हो? नॉनसेंस हो। जवाब दो। नहीं लगे, झूठ बोल रहे हो, नहीं लगे, झूठ बोल रहे हो, ये प्रोपेगेंडा कर रहे हो। सच तो सिर्फ आप बोलते हैं ना। स्कीम अपना रहे हो। दरे दे तुम न देश न दुनिया आप पर कोई भरोसा नहीं करता। बात तुम अवनिजेश यहूदियों वाली स्कीम अपना रहे हो। अरे आप रहने दो। झूठ तो वो आदमी बोलता है अकबरुद्दीन ओवैसी जिसके बारे में सबको मालूम है,
सबके पास वो उनको टेप यहाँ है, बैठकर गाली बकी जा तेलंगाना रही की है। पुलिस के पास वो टेप नहीं है, और मुझे कहते हो मैं झूठ बोल रहा हूं। थोड़ा सा तो लड़खड़ाती तो जाओ जाके रिपोर्ट लिखाओ, थोड़ा सा तो लड़खड़ानी चाहिए ना नाच कि कूद कर रहे हो। सबके पास वो टेप है। जाओ जाकर रिपोर्ट लिखाओ, क्यों नाच कूद कर रहे हो यहाँ पर? मक्कार अरे रिपोर्ट लिखाना मेरा काम नहीं है ना, मेरा तो काम आपका झूठ पकड़ना है। झूठे हो, फरेबी हो, मेरा काम आपका झूठ पकड़ना है। और जिनको आतंकवादी कह रहे हो, मैंने किसी को आतंकवादी नहीं कहा, क्रिमिनल कह रहे हो, मैंने किसी को आतंकवादी नहीं कहा। समझाओ, मैंने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लगे, कि तुम्हारी मानसिकता क्या है? पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लगवाए वहां पर? तुम अभी बच्चों को आतंकवादी कह रहे थे, गुंडा कह रहे थे। मैंने तो कभी भी नहीं कहा। रिप्ले कर लीजिए, ये वही बच्चे हैं जो हिंदुस्तान रिप्ले कर लीजिए, सुरक्षा करेंगे। रिप्ले कर लो, कल फौज में भर्ती होंगे, खुली चुनौती है। सैयद असीम वकार, सैयद असीम वकार, एक बार ध्यान से सुनिएगा, एक बार ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ध्यान से, बहुत ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए सर। वायलेंस के लिए कभी जस्टिफिकेशन मत दीजिएगा, देखिए मैडम, और ना ही बच्चों को बरगलाइएगा सर, बच्चों को गलत रास्ते पर मत ले जाइएगा। लोकतंत्र में वायलेंस की कोई जगह नहीं होती है। और आपने सुना नहीं, आपने सुना नहीं है सेना ने क्या कहा है। सुन लीजिए सर, आप बच्चों को गलत रास्ते पर मत ले जाइए, कानून को हाथ में लेना। आप ये कह रहे हैं वायलेंस सही था, ये वायलेंस सही था सर? नहीं, एक बार भी नहीं। तो फिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असद ओवैसी, मैं आसिम वकार, हमारे सभी कायदीन कभी भी किसी हिंसा का समर्थन नहीं कर सकते हो तो कोई भी हिंसा हो। हाँ, तो हिंसा का जब समर्थन नहीं किया जाना चाहिए, नहीं होना तो आप क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं सर? आप क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? इसी मॉकटेल की बात कर रही हूं मैं। ये जो मिक्स किया जा रहा है ना सर, जो फकीर रजा का स्टेटमेंट था कि ट्रेन में आग लगाने वालों के घर पर बुलडोजर कब चलेगा, और जिस सवाल से आपने बहुत तेजी से किनारा कर लिया, वैसे वो असदुद्दीन ओवैसी ने भी सवाल उठाया था कि इनके घर पर कब चलेगा बुलडोजर। इस सवाल का जवाब नहीं दिया आपने, उठाया था ये सवाल, क्या नहीं उठाया असदुद्दीन ओवैसी ने? नहीं पूछ रहे थे वो ये सवाल? मैं आपसे खाली इतना पूछ रहा हूं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, वो सबके प्रधानमंत्री हैं। अगर देश का एक तबका नौजवान उनकी किसी बात से असंतुष्ट है तो उसको संतुष्ट करना चाहिए। हाँ, बोल। उससे बात करना चाहिए, उसकी बात सुनना चाहिए, उसके दिल में क्या है वो सुनना चाहिए। कौन सुनेगा? क्या जॉर्ज बुश आके सुनेंगे? सर ये तो साफ सी शेख बात हसीना है कि सुनना सुनेंगी? चाहिए, वो तो सियासत को सुनना चाहिए। कौन सुनेगा? उस सियासत को भी सुनना चाहिए जो मौर्य के तौर पर अपने उनका देश के इस्तेमाल कर बच्चों रही है। की आवाज वैसे जो सवाल पूछ रहे थे अपने उसका देश जवाब के आप दे नहीं प्रधानमंत्री रहे और हैं। रक्षा मंत्री को उसका आप सुनना है। जवाब दे नहीं रहे। हमारे साथ संजीव बीखचंदानी जी हैं जो कि फाउंडर हैं Naukri.com के। चलिए तथ्यों पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। संजीव जी, यहाँ पर आपने देखा किस तरह से राजनीति पूरी तरीके से चमका ली गई। अरे बच्चे क्या करेंगे, ये वो हैं जो देश के लिए जान लगा देते हैं, देश के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी देते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर कि ये भ्रम जो है, जो भ्रम ना सरकार दूर कर पाई है फिलहाल जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिहाज से इन अग्निवीरों के लिए, और जो भ्रम शायद अभी तक आर्म्ड फोर्सेस भी दूर नहीं कर पाए हैं, डिस्पाइट स्पीकिंग अ लॉट, डिस्पाइट स्पीकिंग इन ग्रेट डिटेल्स, वो भी नहीं कर पाए हैं। तो बार बार जो राजनीति है वो ये कह रही है कि 4 साल बाद ये सड़क पर आ जाएंगे। इतनी कंफ्यूजन क्यों है? नहीं देखिए, मुझे मालूम नहीं कंफ्यूजन क्यों है, लेकिन मेरे विचार में जो नौजवान लड़का या लड़की 17 साल या 18 साल के हैं, अगर 4 साल वो आर्मी में ट्रेनिंग ले लें और फिर अगर उनको आर्मी अब्जॉर्ब ना करे और उनको दूसरी नौकरी मिल जाएगी प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में मिल सकती है, पुलिस में मिल सकती है, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, लेकिन उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में मिल सकती है। बिकॉज ये जो 4 साल की ट्रेनिंग है, जो अप्रेंटिसशिप है, जो फिनिशिंग स्कूल है, जहाँ पे डिसिप्लिन, अनुशासन, जहाँ पे फोकस, कमिटमेंट, जो सब उनको सिखाया जाएगा, वो सीखेंगे, वो बहुत ही कीमती है क्वालिटीज प्राइवेट सेक्टर में भी। तो मेरे ख्याल से उनको नौकरी मिल जाएगी प्राइवेट सेक्टर में अगर वो आर्मी में अब्जॉर्ब नहीं हुए तो।